डियर स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह जूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जूटर टेस्ट सीरीज 10 के फिजिक्स पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इफ θ1 and θ2 be the apparent angles of dip observed in the two vertical planes at the right angles to each other, then the true angle of the dip theta is given by। ठीक है, सबसे पहले आप एज्यूम करो कि आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरीके से है। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन पर ये आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन यहां पर अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है BH, यहां पर अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो है VB, और यहां पर जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है वो है मान लो थीटा। अब यहां से बेटा हमारे पास एक प्लेन कंसीडर कर लिया, मान लो कि ये आपका एक प्लेन 1 है और यहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH कॉस अल्फा। कैसे? अगर हम यहां से अल्फा डिग्री के एंगल पर इधर मूव कर जाए, मैग्नेटिक मेरिडियन से हम अल्फा डिग्री इधर आ जाए, एक प्लेन 1 एज्यूम कर ले, तो वहां पर BH कॉस अल्फा होगा। वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा VB, और उसका यहां पर एपरेंट डिप को हमने मान लिया θ1। अब सेम उसी तरीके से हम इससे एक 90 डिग्री पर दूसरे पोजीशन पे चले जाए। मान लो ये आपका एक है प्लेन 2, इस प्लेन 2 पर अगर ये 90 डिग्री इधर गए तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ का वो BH साइन अल्फा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा VB, और यहाँ पर एक एपरेंट डिप है θ2। भाई अगर हम यहाँ के लिए cot θ1 cot θ2 सब डिसाइड करें, तो अगर हम इसका cot θ2 डिसाइड करें तो ये हो जाएगा आपका cot θ इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, BH साइन अल्फा अपॉन BB। यहां पर अगर हम डिफाइन करें मैग्नेटिक मेरिडियन पे, अगर यहां पर cot θ डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, बेस BH अपॉन BB। और अगर हम यहां पर डिफाइन कर दें cot θ1 तो उस केस में क्या आ जाएगा, BH cos अल्फा अपॉन BB। अब देखो BH अपॉन BB की वैल्यू cot θ है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, cot θ cos अल्फा cot θ1 को, और इसको हम लिख सकते हैं cot θ2 को cot θ साइन अल्फा। अब इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आप स्क्वायर करके ऐड कर दो तो देखो क्या आता है। स्क्वायर करने पर देखो cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 इक्वल टू, जब स्क्वायर करोगे तो cot स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर θ1 प्लस कॉट स्क्वायर θ2 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट इज हैंग्ड बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर बार मैग्नेट कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड से उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एंगल 0 डिग्री पर होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W। इसका मतलब 60 डिग्री पर रोटेट किया तो उस केस में उसका एनर्जी कितनी की रिक्वायरमेंट पड़ी, W की। तो नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन इज। तो सबसे पहले हम इसमें एनर्जी की वैल्यू को पता करें। अगर जब वो थीटा डिग्री 0 डिग्री पे था तो उस केस में उसकी एनर्जी U 0 डिग्री पर क्या होगी,
माइनस एम बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो माइनस एम बी। मान लिया कि उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है और वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड b है, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस m डॉट बी, तो ये माइनस एम बी। अगर वो 60 डिग्री पर गया तो 60 डिग्री पर उसकी एनर्जी कितनी हुई, फाइनल एनर्जी, मान लो ये आपकी इनिशियल है और ये फाइनल कितनी हो गई, माइनस एम बी और कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो माइनस एम बी बाई 2। तो उस केस में आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, तो चेंज इन एनर्जी यू 60 डिग्री माइनस यू 0 डिग्री, यही आपका क्या है, डब्ल्यू है, और ये किसके बराबर है, माइनस एम बी बाई 2, और प्लस हो जाएगा ये एम बी। ये आपका फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा एम बी बाई 2। अब देखो यहां से अगर W इक्वल टू एम बी बाई 2 आ रहा है तो एम बी इक्वल टू 2W आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, टॉर्क की बात करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा m क्रॉस b, तो ये हो जाता है एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा कितने एंगल पे उसको रोका जा रहा है, 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा एम बी साइन 60, और एम बी की वैल्यू 2W मालूम है तो यहाँ पर पुट कर दो 2W, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना आ जाएगा, √3W न्यूटन मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन नंबर 20, the following figure shows the arrangement of the bar magnet in different configuration. Each magnet has the magnetic moment, dipole moment capital M. Which configuration has the highest net magnetic dipole moment? अब देखो बेटा, इसमें आपके पास पहले वाले कन्फिग्रेशन को ध्यान से देखो, तो पहले वाले कन्फिग्रेशन में यहाँ पे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, मान लो कि ये m है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये भी m है। दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आप देख लो, और उस केस में उसका रिजल्टेंट √2m आएगा। और किस डायरेक्शन में आएगा, अगर आप इस पर एक पैरेललोग्राम रूल का एडिशन लगा दो तो वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और यहाँ साउथ पोल इधर है, मैग्नेटिक पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होने पर नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो साउथ इधर नॉर्थ इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ये m, यहाँ पे साउथ इधर नॉर्थ इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर m, लेकिन इनके बीच का एंगल बेटा 30 डिग्री है, तो इसका जो एडिशन आएगा वो फॉर्मूला आप लगा लेना। दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बीच का एंगल 30 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √m² प्लस m² प्लस 2m² cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपको देख लो कितनी होगी। और यहाँ पर अगर हम इस वाले में देखें तो इधर भी m है और इधर भी m है, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो √m² प्लस m² प्लस 2m² cos 60 की वैल्यू cos 30 से कम होती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये वाला जो थर्ड सिस्टम है, थर्ड सिस्टम पर आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलने वाला है। अब आप याद रखना कि दो वेक्टर्स बेटा अगर हम ऐड कर रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है उनकी, जब दोनों के दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगे हों। मिनिमम कब मिलती है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं सेम मैग्नीट्यूड के। लेकिन अगर आपके पास इस जो सेम डायरेक्शन वाला कोई ऐसा नहीं है तो उस केस में आप देखो कि कौन सा कम से कम एंगल बना रहा है, जो जितना कम एंगल बनाएगा
उसका आपके पास वेक्टर का एडिशन ज्यादा होगा। अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर ये है, इस एंगल पे है, तो इसका रिजल्टेंट आप पैरेललोग्राम से आप देखो, वेक्टरली भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका रिजल्टेंट इतना बड़ा आएगा। अगर मान लो यही 90 डिग्री पर अरेंज हो जा रहे हैं, तो अगर हम 90 डिग्री पर एडिशन देखते हैं तो आप देखो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है और ये वाला मैग्नीट्यूड इस वाले मैग्नीट्यूड से काफी छोटा है। तो आपका जब 30 डिग्री पर होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो उस केस में आपका रिजल्ट ज्यादा होगा। तो थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, the work done in turning a magnet of magnetic moment m by an angle of 90 degree from the meridian is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree. The value of n is given by. ठीक है, जब आप 90 डिग्री से टर्न कर रहे हो तो उस केस में आपके पास जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन 0 से 90 डिग्री पर ले जाना है आपको। तो सबसे पहले आप u0 निकालो। u0 अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा भी था, मैग्नेटिक मोमेंट m है और आपका मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि b है, तो माइनस mb आ रहा था। और अगर u 90 डिग्री पर हम ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस mb और cos 90 की वैल्यू, तो उस केस में cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो आपके पास ये। तो अब जब 0 से 90 डिग्री ले गए थे तो आपका जो वर्क डन है, वो वर्क डन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस mb। तो आपका वर्क डन कितना है, mb, 0 से 90 डिग्री। अब जब आप 0 से 60 डिग्री ले जाओगे तो पहले 0 डिग्री का तो मालूम ही किया है, 60 डिग्री का बस निकाल लेते हैं। जब 60 डिग्री पर ले जाओगे तो उस केस में क्या होगा, माइनस mb ऑफ cos 60 और उस केस में माइनस mb बाई 2। अब इसमें वर्क डन कितना आ रहा है, इसका वर्क डन अगर इसको W1 मान ले, इसको W2 मान ले, ये वर्क डन, तो उसमें वर्क डन देखो कितना आ रहा है, चेंज माइनस WB, ये MB माइनस MB माइनस MB बाई 2 और माइनस माइनस मिलके प्लस MB, तो ये क्या हो जाएगा, MB बाई 2। अब ये बोला जा रहा है कि जब 0 से 90 डिग्री तक ले जा रहे हैं तो उसका वर्क डन n is n times the corresponding work done in turn it through an angle of 60 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री पर जो वर्क डन था mb, वो क्या है, is n times the work done, n times the work done। जब हम 60 डिग्री पर ले जाए तो 60 डिग्री का वर्क डन कितना था, mb बाई 2। तो यहाँ से आप देख लो, mb से mb कैंसिल, n इक्वल टू 2 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब there are 4 lightweight rod samples A, B, C and D separately suspended by the thread. A bar magnet is slowly brought near the each sample and the following observations are noted. A is feebly repelled। भाई अगर feebly repelled मतलब थोड़े से फोर्स से रिपेल हो रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो आपका A है ये क्या है, डायमैग्नेटिक। feebly attract अगर है तो इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक। बी आपका पैरामैग्नेटिक है। सी स्ट्रांगली अट्रैक्ट है तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक है। और डी रिमेन्स अनअफेक्टेड तो इसका मतलब है कि ये आपका नॉन मैग्नेटिक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा देख लो, सी इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल, जबकि सी तो आपका क्या है, फेरोमैग्नेटिक। डी इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जबकि डी आपका क्या है, नॉन मैग्नेटिक। ए इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ए आपका जबकि क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। और लास्ट में क्या है, बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बी इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बी आप देखो पैरामैग्नेटिक है और यहाँ पर भी इसी लिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट। अब लिखा है टू वायर of the same length are shaped into a square and a circle.
इफ दे कैरी सेम करंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो बात करना है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास देखो, अब सेम लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब सेम लेंथ के वायर को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको हम एक सर्कल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब मान लो कि आपकी उसकी लेंथ है, उस वायर की लेंथ है एल। अब अगर लेंथ एल है तो उस केस में अगर हम उसके एरिया की बात करें तो उसका एरिया क्या होगा? अगर हमने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इस एल लेंथ को मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो सब बताओ, सारे सारे लेंथ, एक एक लेंथ कितने हो जाएंगे? L/4, ये भी होगा, ये भी L/4 होगा, ये भी L/4 होगा और ये भी L/4 होगा। तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? A1 बोल देते हैं और A1 इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 16। तो इसका अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पता करें, मान लो M1, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होगा? I इंटू A1। तो I इंटू A1 और ये हो जाएगा I इंटू एल स्क्वायर बाई 16। अब बेटा इसी सेम लेंथ के वायर को अगर हमने अब सर्कल में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो सर्कल में ऐसे कन्वर्ट हुआ तो उसका रेडियस अगर r है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 2 पाई r होगा, जो सरकमफ्रेंस वो लेंथ के बराबर। तो r इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई। अब r इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई हो गया तो इसका एरिया कितना होगा? A2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब A2 आपको मालूम हो गया, यहां से आप लिख सकते हो पाई से पाई कैंसिल, तो एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। और अगर हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट को M2 बोले तो ये हो जाएगा आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब बोला क्या जा रहा है कि इफ दे कैरी सेम करंट, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज, किसका? पहले स्क्वायर का और देन सर्किल, तो स्क्वायर का M1 और सर्कल का M2 हमने ये यूज किया है, तो हमें लिखना है M1 बाई M2। आपको पता है कि I से I कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर चला जाएगा 4 पाई, डिवाइड करेंगे तो, और नीचे आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। और पाई बाई 4 मतलब M1 इज टू M2 इक्वल टू पाई इज टू 4। तो आपका आंसर नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन, अ थिन सर्कुलर wire carrying a current I has a magnetic moment M. The shape of the wire is changed to the square and is carries a same current, it will have a magnetic moment. अब देखो सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही एक तरीके से रिपीट हुआ है ये। तो अब देखो आपके पास ऊपर वाला आपके पास किसका था? ये स्क्वायर का था, और ये वाला किसका था? सर्कल का था। ठीक है, तो ये स्क्वायर का मैग्नेटिक मोमेंट अगर बोला जा रहा है कि आपके पास अ थिन सर्कुलर वायर है, तो इसका मतलब सर्कुलर वायर के मैग्नेटिक मोमेंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कहा है एम। तो इस स्क्वायर में जब कन्वर्ट कर दिया जाएगा सेम लेंथ का वायर, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा? तो अगर हम M1 निकाल दें यहीं पे, तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 बाई ये पाई बाई 4, M1 इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू एम। तो पाई बाई 4 इंटू एम, ये आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। What will be the resultant magnetic field at the origin due to 4 infinite length wires if each wire produces magnetic field B at the origin? अब देखो इसमें बेटा हमारे पास पहला वायर है, अगर हम इस ओरिजिन को यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे, तो पहला वायर उसकी मैग्नेटिक फील्ड, पहले वायर में देखो करंट आई बाहर की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर आप अगर उंगलियों को कर्ल करो ओरिजिन पे, तो पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, उसको हम बोल रहे हैं बी।
B1 और ये मान लो B1 और बोला जा रहा है कि वो B1 किसके बराबर है, B के बराबर है। हर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B है। तो पहले वायर से इधर आ गया। दूसरे वायर से देखा जाए, दूसरा वायर करंट अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनेगा ओरिजिन पे, तो हम इस वाले को बोल देते हैं क्या, B2। और ये B2 भी किसके बराबर होगा, B के बराबर। तीसरा वायर करंट फिर से अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड B1 वाली डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पर ये आपका B3 होगा, ये भी B। और चौथे वायर की वजह से करंट ऊपर की तरफ B2 की डायरेक्शन में, तो इधर आपका हो गया B4 और ये भी B है। तो इसका मतलब है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में तो 2B होगा और इधर भी क्या होगा, 2B। दो वेक्टर 90 डिग्री पर लगे हैं, इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2B रूट 2। तो 2 रूट 2B आपका आंसर नंबर 3, 25। अब a magnet of magnetic moment 20 CGS unit is freely suspended in a uniform magnetic field of intensity 0.3 CGS unit. The amount of work done in deflecting it by an angle of 30 degree in CGS unit is, वह जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो चेंज इन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी अगर हम अपना डिफ्लेक्शन स्लोली करा रहे हैं तब। तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखना है तो पहले अगर हमने देखें कि वो 0 डिग्री पर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो माइनस एम बी कॉस जीरो, एम बी कॉस जीरो की वैल्यू माइनस एम बी हो गई। बाद में एम और बी की वैल्यू रखेंगे और यू 30 डिग्री तक ले आ रहे हैं तो यू 30 डिग्री, इसका मतलब माइनस एम बी कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √3/2, तो माइनस एम बी √3/2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू 30 डिग्री माइनस यू 0 डिग्री इक्वल टू माइनस एम बी √3/2 और प्लस क्या आ जाएगा, एम बी। अब अगर हम इसमें से एम बी कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस √3/2। और इसको सॉल्व कर लेंगे, m की वैल्यू है आपकी 20 और b की वैल्यू है 0.3। और आंसर भी आपका सीजीएस में पूछा है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई अगर हम इसमें 2 कर देते हैं, इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3। अब ठीक है, 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये 10 और 10 इंटू 0.3 तो 3 इंटू 2 माइनस √3, तो आपका आंसर नंबर 3। Two magnets of equal magnetic moment M each are placed as shown in the figure. The resultant magnetic moment is, अब देखो पहले वाले से आप देखा जाए, पहले वाले की वजह से ये साउथ पोल नॉर्थ पोल की वजह से ऐसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो इधर बनेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे है तो इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, ये डायरेक्शन आपकी होगी। तो बेटा ये डायरेक्शन आपका, और क्योंकि ये भी एम है ये भी एम ही होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री के एंगल पर लगे हैं तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों के बराबर होता है। आप वेक्टर एडिशन रूल को के वजह से आप इसके फॉर्मूले को देख लेना, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एम ही मिलेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 28, a dip needle which is free to move in a vertical plane perpendicular to magnetic meridian will remain। अच्छा, अगर डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर आप रख दो ना तो उस केस में आपके डिप सर्कल के ऊपर जो फोर्स होगा, जो टॉर्क होगा, उसकी वजह से डिप निडल आपका वर्टिकली अलाइंड हो जाएगा।
तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, वर्टिकल। द ट्रू एंगल, the true value of angle of dip at a place is 60 degree. The true and value of angle of dip at a place is 60 degree. The apparent dip in a place at an angle of 30 degree with the magnetic meridian is, मतलब अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन ये है तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन पर, इस मैग्नेटिक मेरिडियन पर आपका जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है डेल्टा, वो है कितना, 60 डिग्री। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन से आप 30 डिग्री चले जाओ किसी एक प्लेन पे, यहां से 30 डिग्री, तो वहां पर आपका क्या है कि द एपरेंट डिप इन द प्लेन। बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो इस केस में ये क्या आएगा, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH है, तो यहाँ पर क्या आएगा, BH cos 30 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट तो फिक्स होता है, और अगर यहाँ पर बेटा ऐसे है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका tan डेल्टा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन पे जो डिप, एक्चुअल डिप है वो 60 डिग्री है, तो tan 60 या tan डेल्टा इक्वल टू यहाँ का वर्टिकल कंपोनेंट VB, तो इस केस में क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट tan डेल्टा इक्वल टू अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितना है, tan 60, और tan 60 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होगा, √3। यहाँ पर 60 डिग्री रख लें तो tan 60 √3। अच्छा BH ये मालूम हो गया, इस 30 डिग्री के एंगल पर BH cos 30 डिग्री, और BV यहाँ पर सेम रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन से आप कहीं पर भी चले जाओ, वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर एपरेंट डिप है डेल्टा डैश, तो उस केस में हम बोल सकते हैं tan डेल्टा डैश यहाँ पर फिर से वर्टिकल कंपोनेंट BV अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH cos 30। अच्छा BV अपॉन VH जो है वो √3 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 अपॉन cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा 2। तो डेल्टा डैश जो एपरेंट डिप एंगल होगा वो tan इनवर्स √2 के बराबर, tan इनवर्स 29। अब 30, द क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम, क्यूरी टेम्परेचर वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहां पर आपका मैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिज्म टू पैरामैग्नेटिज्म, आंसर नंबर डी, सेकेंड। द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट हैज, परमानेंट मैग्नेट के बारे में बताया था मैंने, BH कर्व जो होता है वो क्या होता है, वो काफी बड़ा एरिया लेता है। तो आपका जो रिटेंटिविटी होती है वो क्या है बेटा, रिटेंटिविटी इस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं जो मैक्सिमम रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, तो वो आपकी रिटेंटिविटी होती है। तो ये रिटेंटिविटी R है, और इस रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए जो हम अगेंस्ट अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाते हैं वो आपका कोअर्सिव फोर्स होता है। तो आपका अगर मैग्नेटिक मटेरियल मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो, उस मटेरियल के अंदर ज्यादा एनर्जी तभी स्टोर होगी जब इसका रिटेंटिविटी ज्यादा होगा और इसकी कोअर्सिविटी ज्यादा होगी। तो हाई रिटेंटिविटी, हाई कोअर्सिविटी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नंबर 4। फिर वही बात है, फॉर द फिगर बी is the flux density inside the sample of unmagnetized ferromagnetic material varies with B naught, the magnetic flux density in which the sample is kept for the sample to be stable for making a permanent magnet। permanent magnet बनाना है तो OQ, ये O पॉइंट है, तो OQ भी आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और OR आपकी रिटेन कोर्सिव फोर्स है,
ये भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ओ क्यू एंड ओ आर शुड बोथ बी लार्ज। आपका आंसर नंबर 2। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, अ कंपास नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 60 ampere meter square. It is pointing towards geographical north at a certain place where the horizontal component of Earth magnetic field is 40 microtesla. It experiences a torque of 1.2 into 10 to the power minus 9 Newton meter. The declination of the place is, डिक्लिनेशन क्या होता है, डिक्लिनेशन आपका जहां पर जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक पॉइंट से, अर्थ के किसी भी पॉइंट से जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन जितने डिग्री का एंगल बनाते हैं वही आपका क्या होता है, डिक्लिनेशन। ठीक, तो अब जैसे मान लो कि मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो इसी मैग्नेटिक मेरिडियन में हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे इसके जस्ट टेंजेंशियल होता है। ठीक है, और यहां से मान लो कि आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन इससे एक थीटा डिग्री का एंगल ऐसे बना रहा है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है ये, और ये थीटा डिग्री का एंगल यहां से बना रहा है। और इसी जियोग्राफिकल मेरिडियन में आपका एक कंपास जो है, कंपास निडल ऐसे यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ऐसे कंपास रखा हुआ है ये। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पोल पे इधर फोर्स लगाएगी और इस वाले पर इधर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हो जाएगा आपका एम बी एच साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो टॉर्क अपॉन एम बी एच, और टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻³ और एम की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 60 और बी एच कितना है 40 माइक्रो टेस्ला। तो 40 इंटू 10⁻⁻6। जब सॉल्व कर लेंगे, अगर हम इसको 112 बना दें तो इसको 10⁻⁻4 लिखना पड़ेगा, और इसको हम 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 24, और यहाँ पर एक जीरो ये, एक जीरो ये, दो जीरो इधर का कर दें 10⁻⁻4, ये कैंसिल हो गया। 12/24 साइन थीटा की वैल्यू 12/24 मतलब 1/2। तो उस केस में साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। अब क्या है यहाँ पर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैन बी मॉडल्ड बाय दैट ऑफ अ पॉइंट dipole placed at the center of the earth. The dipole axis makes an angle of 11.3 degree with the axis of the earth. At Mumbai, declination is nearly zero. Then, अब देखो, पहले आपको अर्थ का जो मॉडल है वो ऐसे समझो कि ये मान लो अर्थ है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस एक्सिस के अबाउट अर्थ हमारी रोटेट करती है। तो या तो इसका, अब ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, ये आपकी डायरेक्शन क्या है, साउथ है, ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ये ईस्ट है, और ये डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। अब अगर आप इसके मैग्नेटिक मॉडल की बात करो तो इसका मैग्नेटिक मॉडल ऐसे होता है कि इसका जो इस अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिज्म है उसको अगर हम एक बाहर मैग्नेट से रिप्लेस कर दें तो वो बाहर मैग्नेट की जो एक्सिस होती है ना, वो एक्सिस अर्थ के रोटेशन से 11.3 डिग्री के एंगल पे ऐसे, ये 11.3 डिग्री,
अब बेटा किसी एक पॉइंट से देखा जाए तो 11.3 डिग्री इधर भी मिल सकता है हमें और वो 11.3 डिग्री इधर भी मिल सकता है हमें, ठीक है। और किसी एक जगह से देखा जाएगा तो ये वाला आपका जो एक्सिस है वो एक्सिस आपके नॉर्थ साउथ पोल जो नॉर्थ साउथ जो डायरेक्ट आपकी डायरेक्शन है जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ओवरलैप भी कर सकते हैं। और चूंकि एक स्फेरिकल बॉडी है तो किसी एक जगह से आप देखोगे तो मैक्सिमम 11.3 डिग्री का एंगल उसको वेस्ट में और मैक्सिमम 11.3 डिग्री का एंगल उसको ईस्ट में मिलेगा। अगर मान लो कि आप किसी एक ऐसे जगह पे खड़े हो तो आपको अगर वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये दोनों आपस में एक तरीके से कोइंसाइड कर गई जैसे जो बात बोली गई है कि एट मुंबई डिक्लिनेशन का मतलब होता है अगर देखो हम नॉर्थ साउथ पोल एक्सिस ऑफ रोटेशन के नॉर्थ साउथ पोल से हम इसको मिलाएं मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल को आपस में मिलाएं अर्थ के किसी पॉइंट से तो उस केस में आपका जो वो बनता है वो जियोग्राफिक मेरिडियन होता है। तो मुंबई से आपको बोला जा रहा है कि जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल 0 डिग्री है। मतलब डिक्लिनेशन का मतलब वही होता है कि एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो द डिक्लेरेशन वेरीज बिटवीन कहां से कहां तक वेरी कर सकता है तो मैक्सिमम है वो 11.3 डिग्री वेस्ट टू 11.3 डिग्री ईस्ट वेरी कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। अब कंसीडर द टू आइडियलाइज्ड सिस्टम अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with large plates and small separation and a long solenoid of length L very much less than ये greater than capital R मतलब radius of the cross section in first E is ideally treated as constant between the plates and the zero outside in the magnetic field. In second, the magnetic field is constant inside the solenoid and zero outside. These idealized assumptions, however, contradict fundamental laws as below. अब देखो यहां पर आपके पास बोला जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पहले मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता हूं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे और इसके बीच का सेपरेशन बहुत कम है ना के बराबर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर देखा जाए अगर इसको हम चार्ज करते हैं तो इसके इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ऐसे अंदर वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास ये कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में अंदर होगी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो होगी। इसके इधर कहीं जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक। सेम उसी तरह से कह रहे हैं कि अगर एक सोलोनाइड है लॉन्ग सोलोनाइड है ऐसे तो उस केस में अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड तो है। बोल रहे हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ये हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं प्रूविंग भी इसकी करते हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और बाहर इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ये बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड द सोलेनॉइड एंड जीरो आउटसाइड दीज आइडियलाइज्ड assumptions however contradict fundamental laws as below। किस फंडामेंटल लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? तो पहला है केस वन कॉन्ट्राडिक्ट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गॉस लॉ अगर बेटा हम कैपेसिटर में लगाए तो अगर मान लो कि अगर हम कहीं पर भी एक गसियन सरफेस ले यहाँ पर अगर हम एक गसियन सरफेस बनाए तो अब देखो इसमें अगर हमने यहाँ पर एक गसियन सरफेस बनाया तो इस गसियन सरफेस के अंदर आपके पास इतना चार्ज इनक्लोज हो गया और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम बात करें गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds जो बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ये किसके बराबर होगा q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी और यहाँ पर अंदर इसमें चार्ज भी इंक्लोज हुआ
इसका मतलब यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम किसी बाहर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, अगर हम यहाँ पर ऐसे गसियन सरफेस बना ले कहीं, तो आप बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इस गसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज भी इंक्लोज नहीं हुआ, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस बात को हम गॉस लॉ से तो प्रूव कर सकते हैं आसानी से। और फ्लक्स यहाँ पर आपके पास होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, दूसरे पॉइंट पर टर्मिनेट होती है। तो ऐसी चीज तो यहाँ पर तो दिख रही है, ये तो आपको प्रूव हो रहा है। लेकिन अगर बेटा हम यहाँ पर एक गसियन सरफेस मैग्नेटिज्म के लिए बनाए, ऐसे एक गसियन सरफेस बनाए, तो भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जो है, वो तो बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही है। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाएं आपको समझने के लिए, तो आप देखो इस तरीके से, ये मानना कि लॉन्ग है, बस हम एक थोड़ी दूर के लिए बना रहे हैं, इसको थोड़ी जगह के लिए ऐसे बना रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर है, हम इससे बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमने यहाँ एक ऐसा एक गसियन सरफेस कंसीडर किया, यहाँ पे आप तो देखो, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है ऐसे, और यहाँ से बाहर चली जा रही है। तो जो नेट फ्लक्स आपका है यहाँ पर भी जीरो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। लेकिन जो गॉस लॉ आपका होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिज्म में बी डॉट डी एस जीरो। इसका मतलब यह है कि बी डॉट डी एस अगर जीरो है, तो वहां से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से जीरो है। तो अगर फ्लक्स के रेस्पेक्ट में बात करें, तो ये तो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्लक्स अंदर आ रहा है, और यहाँ पर फ्लक्स, जितनी फ्लक्स लाइंस अंदर आ रही है इस सरफेस से, उतनी ही फ्लक्स लाइंस बाहर चली जा रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो इस सरफेस पे जीरो है, लेकिन हम इतने छोटे से रीजन में देख रहे हैं, ये हमारा जो छोटा सा रीजन है, इस रीजन में देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर कोई आपके पास मैग्नेटिक चार्ज, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल, इनक्लोज नहीं है, क्योंकि पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं। अगर आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक पोल है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, अगर ये नॉर्थ है तो जस्ट इसके बगल में एक साउथ पोल होगा, अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो जस्ट इसके बगल में एक साउथ पोल होगा। तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक पोल्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यूज करते हैं, तो हाँ, यहाँ से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप जहां पर भी देखना चाहो, जैसे भी देखना चाहो, वहां पर आप देख सकते हो। और इसका केवल और केवल एक रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जगह से स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। और ये एक ओपन, मतलब ये कहीं स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट इसका अवेलेबल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट अवेलेबल, ये और एंड पॉइंट कोई अवेलेबल नहीं है। ये क्लोज्ड लूप बनाती है, और क्लोज लूप बनाएगी, इसका मतलब एक छोटे से किसी भी क्लोज सरफेस पे अगर बात किया जाए, तो उस क्लोज सरफेस पे हमेशा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनकमिंग जो होगी, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आउटगोइंग के बराबर होगी। तो बी डॉट डी एस तो यहाँ हमेशा जीरो होना ही है। और आपके मैग्नेटिक पोल्स पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। तो ये सब भी चीजें इसके सिम्टम्स हैं कि बी डॉट डी एस हमेशा जीरो होगा। लेकिन हाँ, इससे अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर बी डॉट डी एस की वैल्यू जीरो है, डी एस जीरो नहीं है, तो बी को जीरो होना चाहिए। भाई बी तो यहाँ जीरो नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला कह रहा है कि बी को जीरो होना चाहिए अगर पोल्स इसके अंदर कुछ नहीं मिल रहे हैं हमें, तो बी आपका जीरो होना चाहिए। लेकिन बी जीरो नहीं है इस रीजन में, तो कॉन्ट्रडिक्शन किसका है? केस टू कॉन्ट्रडिक्ट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर हम केवल और केवल
मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए गॉस लॉ को यूज कर रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फ्लक्स के लिए वो वैलिड है। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग है, फ्लक्स तो जीरो है वहां पे, इसलिए वो वैलिड है। यहाँ पर फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा है। आप देखो अंदर अगर इसमें देखो तो यहाँ पर चार्ज आ गया, और जब चार्ज है तो बेटा इस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल बाहर ही निकल रही है, तो यहाँ पर फ्लक्स आपका पॉजिटिव मतलब एक कैलकुलेटेड है ये। ठीक। अब सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, a bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of the arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be। अब बेटा अगर इसकी लेंथ यहां से यहां तक L है, ऐसे ये लेंथ इसकी L है, तो अगर हम ये लेंथ पता कर लेना तो हमारा काम हो जाएगा। इस लेंथ को अगर हमने बोल दिया कि कुछ x है, तो अब आप देखो सिमेट्री से दिख रहा है बेटा, अगर हम इसको इसको ज्वाइंट कर दिए, ये एंगल 60 डिग्री है और ये r है, ये r है, इक्वल है। भाई एक 60 डिग्री का एंगल, दो साइड्स इक्वल है, 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड इस साइड के बराबर, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, और जब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये एंगल 120 का हाफ 60 डिग्री ये भी होगा और 60 डिग्री ये भी होगा। तो ये वाली लेंथ भी आपकी आर हो गई। लेकिन अब इस आर को हमें एल के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो हम ये बोलते हैं एल की वैल्यू, अगर इसका टोटल रेडियस आर है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। तो 360 डिग्री पर वो यूनिट लेंथ दे रहा है, तो 60 डिग्री पर वो कितना लेंथ देगा, वही हमारा एल है। आर्क लेंथ हमने निकाल दिया, एल कितना है 2 पाई आर बाई 360। एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर ये पूरा एक सर्कल होता तो उस एल की वैल्यू आपका 2 पाई आर होती। लेकिन यूनिट एंगल पर कितना बना, अब उसके बाद 60 डिग्री के एंगल पर कितना बना एल, तो एल इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई आर बाई 6, या हम बोल सकते हैं पाई आर बाई 3। अब पाई आर बाई 3 है तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3L/पाई, आर की वैल्यू निकल गई। अब अगर एक बार मैग्नेट एल लेंथ का था तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका एम इक्वल टू क्या है, स्मॉल एम इंटू एल, और जब वो बेंड हो गया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश हो गया, तो एम इंटू आर हो गया, और आर इक्वल टू कितना है, एम इंटू 3L/पाई। तो यहाँ पर देखो 3/पाई बाहर ले लो, एम एल, एम एल पुराने वाले इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/पाई कैपिटल एम, आंसर नंबर 2। An electron moves through an uniform magnetic field given by B equal to Bxi plus 3.0 Bxj. At a particular instant, the electron has the velocity V equal to 2.0 I plus 4j meter per second, and the magnetic force acting on it is this। अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी गई है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला नेट फोर्स दिया गया है, द वैल्यू है बी एक्स। तो भाई आप इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ई है तो ई को हम ई की वैल्यू 1.6 रखेंगे, लेकिन माइनस लगा के वी क्रॉस बी। तो बेटा अगर हम बी क्रॉस बी की बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ अपॉन माइनस ई, और एफ की वैल्यू है कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 के अपॉन माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप देखोगे इससे तो 10⁻⁻19 कैंसिल,
तो ये आ जाएगा -4 के v क्रॉस b। अच्छा, v की वैल्यू क्या दी गई है? v की वैल्यू है 2i प्लस 4j क्रॉस b क्या है? bxi प्लस 3bxj इक्वल टू -4k। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लो। आई का आई में मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, आई का मल्टीप्लाई जे में होगा, तो आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, तो 6bx के हो गया। और अब इस जे का आई में मल्टीप्लाई करोगे तो जे क्रॉस आई इक्वल टू -k, तो -4bx के, और जे का जे में क्रॉस फोर्ड करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, 0 इक्वल टू -4k। आप देख लो 6bx माइनस 4bx इक्वल टू 2bx के इक्वल टू -4k। तो यहाँ से हमारा जो bx आ गया वो हो गया -2। तो आंसर नंबर 4। A current carrying wire LN is bent in the form of a shown below. If the wire carries a current of 10 ampere and it is placed in the magnetic field of 5 Tesla, which acts perpendicular to the paper outward, then it will experience a force. अगर हम इतने लेंथ की बात करें तो करंट की डायरेक्शन तो आपको दिख रही है कि ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है, इसमें इधर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बोला जा रहा है विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द पेपर आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द पेपर, ऐसे बी। ठीक है, और बी की वैल्यू भी दी गई है 5 टेस्ला। तो अब इस बी के वजह से अगर हम इस लेंथ पर, ये 4 सेंटीमीटर के लेंथ पर अगर फोर्स देखें तो वो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, इस डायरेक्शन में, इस प्लेन में F1 ऐसे होगी। अच्छा, अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो अब देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पेपर आउटवर्ड, आउटवर्ड है बेटा, तो आउटवर्ड के लिए हमने यहाँ पर डायरेक्शन आउटवर्ड, पर पेपर आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए ये पॉइंट हमें बनाना चाहिए, इसको हम पॉइंट बना देते हैं ये। तो इसकी वजह से अब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऐसे जा रही है, तो आप देखोगे तो फोर्स आपका किधर लगेगा? नीचे की तरफ। ये फोर्स आपका ऐसे लगेगा F2, और यहाँ पर भी फोर्स देखोगे तो ये फोर्स आपका लगेगा इस पोर्शन पे F3। तो हम सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये F1 का मैग्नीट्यूड, F1 IL क्रॉस B, तो ILB हो जाएगा। I की वैल्यू आपको दी गई है कितना? 10 एम्पियर। L की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, और B की वैल्यू आपकी कितनी है? 5 टेस्ला। तो आप देखोगे तो F1 कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन। देख लो, मल्टीप्लाई 20 200, 2 न्यूटन आ जाएगा F1। अब बेटा 4 सेंटीमीटर के लेंथ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तो F2 आपका 6 सेंटीमीटर की लेंथ पर है, तो उसी के 4 पे अगर ऐसे लगा तो 6 पे आपका कैसे लगेगा, ये देख लो। तो उस केस में आपको ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप निकाल लो। 10 इंटू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -2 5, कितना आ जा रहा है ये? 3 न्यूटन F2। अच्छा, F3 तो सेम लेंथ पे लग रहा है, 10 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 5। ये सारे फोर्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? F इक्वल टू IL क्रॉस B। अब L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ILB। तो ये I है, ये L है, ये B है। यहाँ पर ये I है, ये L है, ये B है। ये भी I है, ये L है, और ये B है। ये भी आपका क्या हो गया? 2 न्यूटन। अब देखो F3 भी 2 न्यूटन,
और F2 भी 3 न्यूटन और ये F1 2 न्यूटन। तो अब देखो यहाँ पर F1 और F3 तो एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, F2 इधर, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा 4 न्यूटन का, क्योंकि F1 और F3 को ऐड कर देंगे 4 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो आपका कितना है 3 न्यूटन का। बेटा अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 5 न्यूटन का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। 45। अब 46, following figure shows the path of an electron that passes through the two regions containing uniform magnetic field of magnitudes B1 and B2. Its path in each region is half circle. Choose the correct option. अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन का पाथ आपको दिया गया है ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग हम ये कह दें कि हमारा पॉजिटिव चार्ज का पाथ क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज का पाथ जस्ट इसके अपोजिट होगा। पॉजिटिव चार्ज ऐसे चलेगा, इस तरह से जाएगा, ये ऐसे जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पर हम बात करें क्योंकि हमने जो फॉर्मूले डिराइव करते हैं सब उसी के लिए करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अगर जाके बेटा ऐसे मुड़ जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर, फोर्स किधर लगा होगा इस पर, तब इसके जस्ट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ऐसा मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए B2 को कहाँ पे होना चाहिए, B2 की डायरेक्शन, आपका मैग्नेटिक ये फोर्स, ये वेलोसिटी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आपका ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 जो आपका है वो क्या आना चाहिए बाहर की तरफ। तो B2 जो है ये आउटवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये सेम वेलोसिटी से गया और यहाँ पे अंदर इस तरह का पाथ बना लिया, इसका मतलब इस पर फोर्स ऐसे लगा है, तो वेलोसिटी ये है। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ होगा तो उस केस में फोर्स आपका किधर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो B1 आपका कहाँ पे होगा अंदर की तरफ है। ये डायरेक्शन आप जैसा अपना साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और ये फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू QV क्रॉस B वाला फॉर्मूला। अब जैसा आपने क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए आपने वो अपने अंडरस्टैंडिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग देखना, B1 आपका अंदर की तरफ है बैक प्लेन के और B2 बाहर की तरफ। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखो कि इस वाले पाथ को देखा जाए तो इस पाथ का रेडियस कम है और इस वाले पाथ का रेडियस क्या है ज्यादा है। बेटा अब अगर रेडियस का फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है mv अपॉन QB, तो भाई मास इलेक्ट्रॉन का सेम है, वेलोसिटी दोनों जगहों पर जब यहाँ पर एंटर जो कर रही है v वेलोसिटी से, तो यहाँ पर v वेलोसिटी से बाहर निकलेगी भी और यहाँ पर वो v वेलोसिटी से एंटर भी करेगी। तो वेलोसिटी इस रीजन में एंटर करने का सेम है, उस पर चार्ज भी सेम है। अब इस पर छोटा रेडियस है इस वाले में और इस पर बड़ा रेडियस है। अब बेटा रेडियस अगर छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ सेम है, m सेम है, v सेम है, q सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही बड़ा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब B1 आपका ज्यादा होगा किससे B2 से। तब देखो B1 इज इनटू द पेज एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन B2, पहला ऑप्शन ही आपको दिख गया ये। बाकी सब आप पढ़ लो, B1 इज इनटू द पेज एंड इट इज वीकर देन B2, ये गलत हो गया। B1 इज आउट ऑफ द पेज एंड इट इज वीकर देन B2, गलत है। B1 इज आउट ऑफ द पेज एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन, तो B1 आपका जो है वो into the page है and stronger than B2. A horizontal metallic rod of mass m and length small l is suspended by a two vertical identical springs of spring constant k each and natural length L naught. A current I is flowing in the rod in the direction shown. If the rod is in the equilibrium, then the length of each spring in the state is। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर रॉड आपका
इक्विलिब्रियम में है अगर ऐसे, तो जाहिर सी बात है इस पे करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा है, तो इस पर एक तो फोर्स होगा, किसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इधर जा रही है, तो उस रॉड पर फोर्स जो लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे एफ। अब बता, अगर ये फोर्स एफ ऊपर लगा और ये mg नीचे है, और अगर ये फोर्स एफ mg से ज्यादा अगर है, तो ये पूरा का पूरा रॉड ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग इस पर फोर्स इधर लगाएगी, एक स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएगी के एक्स, अगर इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नेचुरल लेंथ से, और दूसरी भी ऐसे ही लगाएगी के एक्स, अगर इसमें भी एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वर्टिकल इस तरह से लगे हुए हैं। तो हमारा फोर्स बैलेंस की इक्वेशन क्या होगी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो एफ ऊपर की तरफ इक्वल टू mg प्लस यहां पर के एक्स और वहां भी के एक्स, तो भाई एफ माइनस mg अपॉन के टू के इक्वल टू एक्स, मतलब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा वो हम लोगों ने निकाल दिया, नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेशन होगा वो देख लिया। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, आई करंट है, लेंथ एल है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो एफ इक्वल टू आई एल बी माइनस एम जी अपॉन टू के इक्वल टू एक्स। ये एक्स क्या है, एल नॉट लेंथ से एक्स्ट्रा जो लेंथ बढ़ी है वो एक्स है, एल नॉट लेंथ पे तो कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं, तो उसमें वो है देन द लेंथ ऑफ द ईच स्प्रिंग इन द स्टेट, उस स्टेट में अब लेंथ स्प्रिंग की क्या होगी, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, एल नॉट प्लस एक्स, और वो होगा एल नॉट प्लस एक्स की जगह आई एल बी माइनस एम जी अपॉन टू के। अब देखो ऑप्शन नंबर टू, एल नॉट प्लस आई एल बी माइनस एम जी अपॉन टू के। If the earth field induction at a place is 0.3 G and the angle of dip is 60 degree, यहाँ पर देखो earth field induction at the place of 0.3 G and the angle of dip is 60 degree. The horizontal and vertical components of the field are BH and BB respectively. क्या होंगे BH और BB? तो बता, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे B दिया गया है 0.36 जी, आंसर भी जी में ही दिया गया है गॉस में, तो गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो बी, हमें क्या पता करना है, बी एच, तो बी एच हमें दिखाना है, और बी वी वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, तो अगर मान लो कि आपके पास ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, और वहां पर आपको डिप एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री है, तो ये बी एच क्या होगा, बी कॉस 60, और बी वी क्या होगा, बी साइन 60। बस कैलकुलेट कर लो बी एच, बी की वैल्यू 0.36 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 0.18 गॉस। बी वी क्या होगा, 0.36 साइन 60 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 0.18 √3 जी। आंसर देख लो, 1.8 जी एंड 0.18 √3 जी, आंसर नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन, द 8 wires
cut the page perpendicularly at the point shown in the figure। 8 वायर्स आपके पास है और सारे के सारे इस पेज को परपेंडिकुलरली कट कर दें। द वायर लेबल्ड विद द इंटीजर के, और के की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके 8 तक है। कैरीज द करंट के आई, उनके अंदर हर एक के अंदर करंट क्या है, के आई। अब जिसका लेवल 3 है तो उसमें करंट 3 आई होगी, जिसका लेवल 4 है उसकी करंट 4 आई होगी, जिसमें लेवल 6 है तो उसकी करंट 6 आई होगी। एंड आई की खुद की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। फॉर दोज वायर्स विथ ऑड के, अब जिनके पर ऑड नंबर है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, वो वाले ऑड, द करंट इज आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर है। एंड दोज विद द के इवन, इट इज इनटू द पेज, वो पेज के अंदर है। द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एस along the closed path indicated and in the direction shown। अब बेटा यहाँ पर क्लोज पाथ की आपको डायरेक्शन बताई गई है, जो सर्कुलेशन है उसकी डायरेक्शन बताई गई है, ऐसे इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में हम चलेंगे अगर ऐसे, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो हमारा जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, पेज के बाहर की तरफ वाली जो डायरेक्शन है, वो आपकी पॉजिटिव होगी सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग, और पेज के अंदर जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन आपकी, उसकी वैल्यू हम लोग निगेटिव में लेंगे। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इस पूरे, अभी देखो आपका पूरा का पूरा जो लूप है ये उलझा हुआ, पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से इसमें करंट के कंडक्टर्स अंदर है आपके लूप के और कौन कौन से बाहर है, क्योंकि बी डॉट डी एस हमें बात करना है। और बी डॉट डी एस, बेटा एक चीज थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, बी डॉट डी एस की जगह पर ये बी डॉट डी एल होगा। द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल, डी एस नहीं है, बी डॉट डी एल है। एम्पियर्स लॉ की बात कर रहे हैं, बी डॉट डी एल। और एक चीज और यहाँ पर देख लो, आपने यहाँ पे देखा है कि के की वैल्यू 1 से लेके 8 तक, और इसमें कोई 1 नंबर वाला कंडक्टर डायग्राम में दिख नहीं रहा है। एक्चुअली जो 9 नंबर है यही आपका क्या है, ये 1 नंबर है, ये 1 है, इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक है। और बी डॉट डी एल अलोंग द क्लोज पाथ, आपका ये एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। इनक्लोज मतलब उस कर्व के अंदर कितना आपके पास करंट है, वो भी डायरेक्शन के साथ। सर्कुलेशन का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव और निगेटिव एज्यूम करेंगे। तो हमारे सर्कुलेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर जो करंट प्लेन से बाहर आ रही है वो पॉजिटिव, और जो इस प्लेन के अंदर जा रही है वो निगेटिव होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में ये है कि आपको इस क्वेश्चन का जो क्लोज्ड कर्व है उस कर्व के अंदर करंट कौन कौन सी है ये पता करना है। तो उसके लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करें। आपको दिख रहा है कि ये कर्व यहाँ पर एक तरीके से एंड दिख रहा है, तो यहाँ से इस कर्व को आप शेडेड करना शुरू करो ऐसे। मतलब ये सब कर्व के अंदर का पार्ट है, क्योंकि हम उसके अंदर ही अंदर चल रहे हैं, ये ऐसे शेडेड करना शुरू करो ऐसे, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको दिखा, ये 6 नंबर की करंट आपकी अंदर की तरफ है, उस लूप के अंदर है। 6 नंबर हमने लिख लिया अंदर है। ये 7 नंबर भी हमको अंदर ही दिख रहा है, ये भी 7 लिख लिया अंदर है। 1 नंबर की करंट भी हमें अंदर दिख रही है, ये भी लिख लिया हमने। और साथ में हमें ऐसे देखा जाए तो ये 3 नंबर की करंट भी हमको क्या कर रही है, दिख रही है अंदर ही, तो इसको भी हमने ऐसे लिख लिया। अब आपसे ये बोला जा रहा है क्या कि फॉर दोज वायर्स विथ ऑड के, जिनका के की वैल्यू ऑड है, द करंट इज आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर। ऑड मतलब 1 3 और 7 की करंट आउट ऑफ द पेज होगी, और ये चूंकि पॉजिटिव होगी क्योंकि आउट ऑफ द पेज करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है। एंड दोज विद द इवन के इनटू द पेज, अब इवन के आपकी ये वाली है, इसमें करंट की डायरेक्शन
निगेटिव, हम करंट की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो हमारा बी डॉट डी एल अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू डॉट टाइम्स, देखो ये सब के की वैल्यूज है ये, तो 1i प्लस 3i प्लस 7i माइनस 6i, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो म्यू नॉट 7 3 10 11 आई माइनस 6i ऐसे, अब ये क्या हो जाएगा 5i इंटू म्यू, और i की वैल्यू खुद 2 है तो 10 म्यू नॉट, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू 10 म्यू नॉट होगी, तो आपका आंसर क्या होगा 1। हाँ, इसमें थोड़ा सा 2 करेक्शन हो गए हैं, एक तो आपके पास 1 नंबर कहीं नहीं लिखा था और यहाँ आपका बी डॉट डी एस लिख दिया था, तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है, और ये क्या है आपका एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज, जो हम बात करते हैं बस उसी पर ये क्वेश्चन था एम्पियर्स लॉ। सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, थैंक यू।